कांगमेन हाल ही में सोहेल के पास के शहर में शिफ्ट होती है। ली देखिए अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा था सिवाय एक गाड़ी के। अगले दिन उसके पिता काम की तलाश में निकल पड़ते हैं। वो थक हार के एक तबेले के पास जाते हैं जहाँ पर एक बूढ़े व्यक्ति से बोलते हैं कि आपके यहाँ काम मिलेगा क्या। तो वो उन्हें कहता है कि हाँ, लेकिन पैसे थोड़े कम मिलेंगे और रहने और खाने की जगह मिलेगी। तो वो उनसे कहता है कि क्या मैं अपने परिवार को यहाँ ला सकता हूँ। वो मान जाता है। बूढ़ा व्यक्ति आध्यात्मिक पिता और उनके लोगों को बहुत मानता है। जब आध्यात्मिक पिता और उनके लोग इस बूढ़े व्यक्ति से मिलने के लिए आते हैं तब वो कांगमियान और उसके परिवार को देखते हैं और अपने आदमियों से कहते हैं कि इनका ध्यान रखो। अगले दिन सांगमियान के पिता को वो बूढ़ा व्यक्ति बताता है कि तुम वो परिवार हो जिसे आध्यात्मिक पिता ने चुना है। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ जो तुमसे मिला। और वो उनसे कहता है कि आध्यात्मिक पिता ने मुझे तुमसे उन्हें मिलाने के लिए कहा था, तो क्यों न तुम और तुम्हारा परिवार आज शाम को मेरे साथ चर्च चले उनसे मिलने के लिए। आध्यात्मिक पिता और उनके लोग इन्हें एक नया घर देते हैं रहने के लिए। वे पूछते हैं कि ये हमारे लिए आप क्यों कर रहे हैं। वे कहते हैं कि आप ऊपर वाले का एक कीमती तोहफा है और आपको आध्यात्मिक पिता ने चुना है। कांगसियान वहाँ से भी घर पे जाने लगती है, लेकिन उसका ध्यान वहीं था कि जब सब लोग प्रेयर कर रहे थे तब फादर उसे टच करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि सबकी आंखें बंद थी तो इसका फ़ायदा उठा रहे थे। वो कार से बाहर निकलती है और तभी उसकी मॉम उससे पूछती है क्या वो तुम ठीक तो हो ना। तो उसे बताती है कि मुझे वो लोग ठीक नहीं लगते। वो कहती है कि मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगी। अगले दिन शिफ्टिंग के पास जब आध्यात्मिक पिता के लोग वहाँ से जाते हैं तब वो अपने बच्चों को भी उनकी मदद करने के लिए कहती है। वो वहाँ से जाने के बाद वॉलेंटियर्स का काम करते हैं। कांगमन का भाई एक पैर से डिसेबल है तो वहाँ पर जाके एक लड़के से टकरा जाता है। तो वो उससे माफ़ी भी मांगता है, लेकिन वो उसे बुली करते हैं और उससे बुली करने के बाद वो उन्हें छोड़ देते हैं और फिर वो अपने बहन के साथ घर पे जाने लगता है। उसका उतरा हुआ चेहरा देख कर वो उससे पूछती है क्या हुआ, तुम्हारे साथ कुछ हुआ क्या, किसी ने कुछ बोला। वो उसे कुछ भी नहीं पता था। फिर वो अगले दिन स्कूल जाते हैं। स्कूल में उसके भाई की क्लास में वही लड़के थे जिन्होंने उसे पिछले दिन बुली किया था। और लंच टाइम में इसके भाई को वो फिर परेशान करते हैं, लेकिन इस बार उसकी बहन आकर इसे बचा लेती है और उसके साथ उसके कुछ दोस्त भी आते हैं जो कि उसी एक क्लास के होते हैं। एक का नाम डोंगचोल होता है और एक का नाम स्वांगवांग। स्वांगवांग गवर्नर का बेटा है, जिसकी वजह से वो लोग भाग जाते हैं। स्कूल से छूटने के बाद ये आध्यात्मिक पिता और उनके लोगों की फिर मदद कराते हैं और इस बार वो चर्च के अंदर जाता है उसका भाई और अपने लिए प्रार्थना करता है। कहता है कि अब मुझसे और सहन नहीं होता, मैं लोगों की तरह नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ। तभी वहाँ पर आध्यात्मिक पिता आते हैं और उनसे कहते हैं कि ये लो, इसमें तुम्हारे हर चीज़ का इलाज है, तुम्हें इससे मुक्ति मिल जाएगी। और वो किताब देकर वहाँ से चले जाते हैं। कांगमिन अपने भाई को ढूंढते ढूंढते चर्च के उस पार्ट में पहुँच जाती है जहाँ पे लोगों की रोने और चिल्लाने की आवाज़ आती है। तभी मिस्टर जो आ जाते हैं वहाँ पर, जो कि आध्यात्मिक पिता के लिए काम करते हैं और उनसे कहते हैं कि हाँ, जब वो लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं तब वो रोने और चिल्लाने लगते हैं। अपने भाई को ढूंढकर वहाँ से घर पर चली जाती है। अगले दिन वो उसे वापस परेशान करते हैं स्कूल की छत पर। वो छत पर पहुँचती है और उनसे कहती है कि उसे छोड़ दो, बदले में तुम चाहे मेरे साथ जो कुछ भी कर लो लेकिन उसे छोड़ दो। वो मान जाते हैं और उसकी जगह इसे परेशान करते हैं। तभी उसका भाई छत पर पहुँच चुका होता है। वो छत की दीवार पर खड़े हो जाता है। सारे विक्टिम जेल से छूट जाते हैं पर डोंगचुल को कुछ दिनों तक वहीं हिरासत में रखते हैं और उसको कुछ दिन के बाद रिहा कर देते हैं। रिहा होने के बाद जब वो स्कूल जाता है तब उसे स्कूल से भी भगा देते हैं। इसके दोस्त इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, लेकिन फिर भी वो चला जाता है। वो अपने दोस्त सांगवान को बताता है कि लोग वही समझते हैं, देखते हैं तुम्हें देखने के बाद उन्हें तुम्हारे पावरफुल डैड की याद आती है और मुझे देखने के बाद उन्हें मेरा बेवड़ा बाप दिखाई देता है। उसी दिन वो शाम को अपने दोस्तों से मिलता है और जब बाहर वो सॉन्गजू के मर्डरर में से एक को देखता है तो वो उसके पीछे जाता है और उसे पीटता है। और जब वो कन्फेस कर लेता है तब वो उसे छोड़ देता है, लेकिन फिर से वो पीछे से उसे वार कर देता है। सांगवान ने इसका पीछा कर लिया था तो वो इसे बचा लेता है, लेकिन वो दूसरा लड़का एक नुकीले पत्थर पे जा गिरता है और यहाँ सांगमी की माँ को बहुत ज्यादा गहरा सदमा लगा था। उसे अपना बेटा दरवाजे के बाहर दिखाई दे रहा था। अगले दिन आध्यात्मिक पिता और उसके लोग आते हैं और उन्हें चाय में मिलाकर कुछ पिलाते हैं और पूछने पर वो कहते हैं कि इससे आपके अंदर की दुष्ट आत्माएं खत्म हो जाएगी। यहाँ डोंगचुल को अरेस्ट कर लिया जाता है। अगर सांगवान गवाही देता तो वो बच सकता था, लेकिन उसके पावरफुल पिता ने कहा था कि अगर मैं गवर्नर बन जाऊंगा तो उसे छुड़ा दूंगा, लेकिन तब तक तुम गवाही मत दो। वो गवाही देने जाता है, लेकिन रास्ते में उसे सांगमी के फादर मिलते हैं जो कि बदला लेने गए थे लेकिन खुद पिट के आए थे। ये उन्हें हॉस्पिटल छोड़ के तुरंत कोर्ट के लिए निकल पड़ता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके दोस्त को सजा सुना चुके थे और उसे सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर रहे थे। तब वो रास्ते में बस को रोककर उससे माफी मांग रहा था, लेकिन वो उसकी तरफ बिल्कुल नहीं देखता है। सांगमैन की मोम को ठीक करने के लिए उसके डैड उसे एक तांत्रिक के पास लेके जाते हैं। वो तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या से उनके बेटे से उनकी बात कराता है। ये चीज़ असर करती है, लेकिन केवल थोड़ी देर के लिए। उसके बाद उन्हें उनके बेटे की आत्मा फिर से दिखाई देने लगती है और कहती है कि वो मेरा बेटा जिंदा है अभी भी। सांगमी के पिता तांत्रिक से दोबारा करने के लिए कहते हैं, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं होते तो वो अपनी गाड़ी बेचकर पैसे को इंतजाम करते हैं। लेकिन उस दिन जब उनकी मुलाकात मिस कांग इंस्टीट्यूट से होती है तो उनका इरादा बदल जाता है। वो उनसे हमदर्दी जताती है और उनसे कहती है कि ऊपर वाले ने आपको चुना है, आपके परिवार को चुना है अलमाइटी के लिए, और उन्हें एक पानी जैसा कुछ लिक्विड देती है और उनसे कहती है कि आप जब भी कुछ खाए या पिए तो उसमें ये ज़रूर डालें, इससे आपको
ऊपर वाले के होने के संकेत मिलेंगे आपके साथ। आप डरिएगा मत। कुछ घंटों के इस्तेमाल के बाद उसे इल्यूजन दिखाई देने लगे। उसे लगने लगा कि आध्यात्मिक पिता में बहुत शक्ति है। वे उसी शाम को अपने वाइफ और अपनी बेटी को वहाँ लेके चले गए। उसकी बेटी मना करती रहेगी लेकिन वो नहीं माने। उसे जाना पड़ा। वहाँ पहुँचने के बाद उसे समझ में आता है कि यहाँ एक से बढ़कर एक पागल है। 3 साल बीत चुके हैं। सांगवान लॉ की पढ़ाई कर रहा है और डोंगचुन अभी अभी जेल से रिहा होता है। और यहाँ एक पागल बच्चा जो कि चर्च में रहता है, जिसे सोडा कैन बहुत पसंद है, वह चर्च के पीछे के जंगल में कुछ देखता है और उसे रिकॉर्ड करता है। अंदर मिस्टर जो किसी के साथ जबरदस्ती कर रहा होता है। फिर वो लड़की खुद को बचाकर भाग जाती है और मिस्टर जो जब बाहर आते हैं तब उस बच्चे को देखते हैं। उन्हें गुस्सा आता है, वो अपनी बेल्ट से इसे मारते हैं। कांगसियान उस बच्चे की आवाज़ सुनकर वहाँ पहुँचती है तो उसे बचाती है और उसके घाव देखकर वो लोगों से कहती है कि इसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, लेकिन कोई भी मानता नहीं है। उसके पिता इसे समझाने की कोशिश करते हैं कि लिविंग वाटर पर सब छोड़ दो। सांगमी उन्हें कहती है कि माँ की हालत देखिए, 3 साल बीत चुके हैं, उनकी हालत बद से बदतर हो चुकी है और आपको अभी भी लगता है कि वो ठीक हो जाएंगे। लिविंग वाटर से कुछ नहीं होगा, आप सब लोग होश में आओ। उसके पिता उसे थप्पड़ मार देते हैं। ये सब देखने के बाद आध्यात्मिक पिता वहाँ आते हैं और उस बच्चे को अस्पताल ले जाने की अनुमति देते हैं और उनसे कहते हैं कि अगर तुम्हें लगता है कि ये बच्चा वहाँ ठीक हो जाएगा तो तुम जा सकते हो। हॉस्पिटल गए हुए बस कुछ घंटे ही हुए थे, मिस्टर जो उस बच्चे को धमकी देते हैं कि तुम्हारी दादी माँ को मार देंगे, जिसकी वजह से वो बच्चा कहता है कि मैं अब ठीक हो गया हूँ और वहाँ से जाने लगते हैं। वापसी के समय जब गाड़ी को पेट्रोल टैंक पे रोकते हैं तब सांगमी और उस बच्चे के अलावा कार में कोई नहीं था। वो बच्चा सांगमी को सब सच सच बताता है और वो उसे वीडियो भी दिखाता है। ये देखने के बाद उसे गाड़ी के फ्लोर पर एक स्क्रू ड्राइवर मिलते हैं। वो उसे उठाकर हाथ में ले लेती है और चलती गाड़ी से उन पर अटैक कर देती है। इससे उनका एक एक्सीडेंट हो जाता है और सांगमी और वो बच्चा वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन उस बच्चे को पहले से बहुत ज़्यादा चोट लगी थी, जिसकी वजह से वो आगे ज़्यादा भाग नहीं पाता। ये दोनों पकड़े जाते हैं और आध्यात्मिक पिता के लोग इस बच्चे को मार देते हैं और सांगमी को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। आगे जाकर मिस कांगिनसू मिस्टर जो से मिलती है और उन पर बहुत चिल्लाती है। वो उनसे कहती है कि तुम्हें पता नहीं कि सांगमी हमारे लिए क्या है। वह सांगमी से कहती है कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, आध्यात्मिक पिता से मिलोगी तब तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा शरीर बिल्कुल साफ हो जाएगा। इस बच्चे की मौत से वो पहले से ही बहुत ही सदमे में थी और अब ये बात सुनकर उसके आंसू रुकने के नाम नहीं ले रहे थे। वह अपने पिता को बताती है कि इन लोग ने उस बच्चे को मार दिया, लेकिन वो उल्टा इसे ही डांटते हैं। वे कहते हैं कि तुम पर बुरी शक्तियाँ हावी हो गई हैं। वे आध्यात्मिक पिता के आगे घुटने टेक कर कहते हैं कि सांगमी को कैसे भी करके ठीक कर दीजिए। लेकिन आध्यात्मिक पिता कहते हैं आज मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी का दिन है, तो उठ जाइए। उस बच्चे के रूम को देखकर सांगमी फुट फुट कर रोने लगती है। तो मिस कांग उसे चुप कराने के लिए उसकी माँ की धमकी देती है, कहती है कि तुम्हारी माँ हमारे पास है तो चुप हो जाओ। आध्यात्मिक पिता मिस्टर जोसेफ बच्चे के बारे में पूछते हैं। वो कहता है कि अरे वो तो पागल था, खुद ट्रेन के आगे आ गया, मर गया बेवकूफ़। वे इसे बताते हैं कि मैं सांगमी को यहाँ से बाहर भेज रहा हूँ। मिस्टर जो उस पर चिल्लाते हैं और कहते हैं कि उसे यहाँ के बारे में सब कुछ पता है, तुम पागल हो गए हो क्या। वो उसके सर पर हाथ रखते हैं और मिस्टर जो अपनी जगह से हिल तक नहीं पाता और फिर वो चुपचाप आध्यात्मिक पिता की बात मानता है। सांगमी की माँ दिन भर प्रार्थना करती है और उसे किसी तरह की दवा देते हैं। सांगमी के पिता अपने परिवार के लिए रोते हुए बहुत प्रार्थना करते हैं। सांगमी ये सब देखती है और वहाँ से चली जाती है और सांगवान अपने घर पर अपने पिता से मिलता है और उनसे कहता है आप गवर्नर बनने के बाद डोंगचुल को रिहा कराने वाले थे ना डैड, और माँ भी ठीक होने वाली थी ना, लेकिन आपने आज तक कोई प्रॉमिस पूरा ही नहीं किया। और वैसे भी अब तो डोंगचुल रिहा हो गया। और डोंगचुल रिहा होने के बाद जब उसे पता चलता है कि उससे प्यार करने वाली दादी भी अब इस दुनिया में नहीं रही तो वो रोने लगता है। और यहाँ सांगमी को उसके पिता इस जगह से बाहर रहने के लिए ले जाते हैं और उसकी माँ को नहीं लेके जाते। मिस कांग कहती है कि आपकी माँ यहाँ रहेंगी तो जल्दी ही ठीक हो जाएंगी, लेकिन सांगमी ये बात नहीं मानती। वो जिद पे आ जाती है और अपनी माँ से भी कहती है चलो यहाँ से, लेकिन उसकी माँ पागलों की तरह हरकत करने लगती है और कहती है नहीं नहीं ये जन्नत है, मैं अपने बेटे के साथ यहीं रहूँगी। अब उसे जाना ही पड़ता है। जाते वक्त रास्ते में वो अपनी गाड़ी को एक होटल के यहाँ रोकते हैं। सांगवी वहाँ पर वॉशरूम यूज़ करने के लिए जाती है और उसे कुछ समझ में नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। पहले उसका भाई, फिर वो बच्चा, उसकी माँ पागल हो गई, बाप अंधा हो गया, उसे अच्छे बुरे में कोई फ़र्क दिखाई नहीं दे रहा। वो खिड़की के रास्ते वहाँ से भाग जाती है, भाग कर पुलिस के पास जाती है। पुलिस वाला इसे उसके घर के बारे में पूछता है। फिर वो कहता है क्या तुम गोसेवन चर्च में रहती हो। ये सुनकर वो डर के मारे चिल्लाने लगती है और कार के दरवाजे खोलने की कोशिश करती है और लेडी ऑफिसर से मदद की भीख मांगती है, लेकिन वो हेड ऑफिसर उसे उन लोगों के हवाले कर देता है। वो इन लोगों से मिला हुआ होता है। ये उस ऑफिसर से कहती है कि इन लोगों ने एक बच्चे को मारा है, लेकिन ऑफिसर कहता है कि आपने तो बिल्कुल सही कहा था, अभी बेचारी की उम्र ही कितनी है, बेचारी की हालत तो देखो। बेटा बेटा तुम यहाँ से घर जाओ और घर पे रहा करो। फिर वो अपने पिता को सच बताने के लिए कहती है, लेकिन उसके पिता उसके सर पर मारते हुए कहते हैं कि हे दुष्ट आत्माओं, मेरी बेटी के शरीर से बाहर निकल जाओ, और उसके सर पर मारते ही रहते हैं। फिर वो बेहोश हो जाती है और उसे वहाँ से लेकर चले जाते हैं। रास्ते में उनकी गाड़ी सांगवान और उसके दोस्तों से टकरा जाती है। सांगवान गाड़ी वाले से बात करने के लिए बाहर निकलता है, तब वो सांगमी को देखता है। सांगमी जब उसे देखती है
तो वो दबे आवाज़ से कहती है कि बचा लो मुझे।